अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 2 साल पूरे करने में सिर्फ 2 माह की मुद्दत की दूरी पर है। इस हुकूमत के लिए ये गुज़श्ता 2 साल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम ना थे। यानी एक बुरान ख़त्म होता नहीं, दूसरा बुरान शुरू हो जाता है। बुरान दर बुरानों के आने और मुकम्मल तौर पर उनसे ना निमटने के पीछे हुकूमत की गैर यकसुई, फैसला साजी में फुकदान और गलत तरजीहात को भी देखा गया। आगाज़ में ही जिस माशी बुरान ने मुल्क को शिकंजे में लिया, उस पर भी अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन रोज़े अव्वल से हुकूमत ने मुल्की मसाइल और बुरानों का जिम्मेदार माजी की हुकूमतों को करार देकर अपनी सारी तवानाई अपोजिशन और सियासी हरीफों के खिलाफ एहतसाब के लिए सर्फ की, जिससे हुकूमत को ताहाल तो कुछ हासिल नहीं हो सका। उल्टा हुकूमती कैंप से सामने आने वाली करप्शन और बदगुमानी की दास्तानों ने ना सिर्फ हुकूमती बयानिए को कमज़ोर किया, बल्कि हुकूमत पर सियासी इंतकाम के इल्ज़ामात को तकवीयत भी मिली। बदकिस्मती से इस वक्त भी हुकूमत उसी पुरानी डगर पर गामजन है। मुल्क में कोरोना की वबा तकरीबन बेकाबू हो चुकी है। मुतासिरीन और अमवात की तादाद थमने का नाम नहीं ले रही। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए, रिकॉर्ड 4000 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब तक पाकिस्तान में 80,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। जाम बाक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 1700 के करीब है। कोरोना के वाहिद हल है लॉकडाउन, उसका नामो निशान नहीं। शहर कराची को कोरोना वबा का मरकज समझा जा रहा है, जहां डॉक्टरों के मुताबिक इस वक्त शहर में लाखों कोरोना मुतासिरीन। सब लोगों की जिंदगियां रिस्क पे लगी हुई हैं। को खुदा का खौफ है इमरान खान को खुदा का खौफ है जफर मिर्जा। नीचे आओ यार, कराची आओ, हम तुम्हें लेके चलते हैं अस्पताल। ये जो कह रहे हैं 80,000 नहीं है भाई, लाखों में मरीज है कराची में इस वक्त। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ, खुदा के वास्ते इन हुक्मरानों से कहें कि हमें केक खाने के मशवरे ना दे यार, हमें पीपीज दें। और खुदा करे कि हमारी हुकूमत जो है इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके अंदर कोई ज़िंदगी के आसार पैदा हो और वो कुछ करने के लायक हो। अभी तो वो बिल्कुल अंधी बहरी गूंगी गवर्नमेंट है। अब पंजाब की बात करेंगे। पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में हुकूमती सर्वे के मुताबिक तकरीबन 6.5 लाख लोगों में कोरोना पाया जा सकता है। इसलिए 30 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन की ज़रूरत है। ये वबा मुल्क के सियासी रहनुमा और अहम शख्सियात को भी तेज़ी से अपनी लपेट में ले रही है। गुज़श्ता रोज़ सिंध के सूबाई वज़ीर मुर्तज़ा बलोच साहब कोरोना से जाम बाक हुए। आज पंजाब असम्बली में नून लीग के रुकन शौकत चीमा, खैबर पुख्तूनख्वा रुकन असम्बली मियाँ जमशेद काका खेल जाम बाक हुए। इसी तरह पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो सेनेटर भी हैं, वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शरियार अफरीदी, बलूचिस्तान के वजीर खेल अब्दुल खालिक हज़ारा कोरोना वायरस से इस वक्त लड़ रहे हैं। मुल्क में अगर महंगाई की बात की जाए, वो ख़त्म करने के दावे भी काफ़ी किए गए, लेकिन अमली इक़दामात नहीं दिख रहे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़रूर कम की क्योंकि आलमी मंडी में कम हो गई हैं, लेकिन अवाम को मैसर अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं उसमें रत्ती बराबर भी कमी ना हो सकी, जिस पर इमरान खान ने आज नोटिस भी लिया। वो मजबूर हो गए कि अब नोटिस उन्हें लेना पड़ रहा है। इसी तरह मुल्क के तकरीबन 60 से ज़ायद अजला में खड़ी फसलों को लूकस यानी टिड्डी दिल ने तबाह कर दिया है। वफाकी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम के मुताबिक मज़ीद झुंड जो हैं टिड्डी दिल के वो रवा और आइंदा माह अफ्रीका से पाकिस्तान पहुंचेंगे, जो मजीद फसलों को मुतासिर कर सकते हैं और बदकिस्मती से ये मसला मुल्क में खुराक के बुरान का बायस भी बन सकता है। गुज़श्ता 2 रोज़ से मुल्क की सबसे बड़ी खबर शहबाज शरीफ की मुमकिन गिरफ्तारी, नैब के छापे, लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत आज जो हुई और हुकूमती वज़रा और नुमाइंदों की जानिब से अपोजिशन लीडर से मुतालिक सियासी बयानबाजी और पॉइंट स्कोरिंग रही है। गुज़श्ता रोज़ नैब ने शहबाज शरीफ को पकड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नैब को चकमा देने के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट में नमूदार हुए और 17 जून तक उन्होंने अबूरी ज़मानत अपनी ले ली है। यानी नैब को अब शहबाज शरीफ पर हाथ डालने के लिए मजीद इंतज़ार करना होगा। गो के हुकूमत शहबाज शरीफ से मुतालिक इन तमाम मामलात को कानून की चाराजोई करार दे रही है और कानून का सामना ना करने पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना भी बना रही। और जहां तक नैब का ताल्लुक है कि ये इंतकामी कार्रवाई खाकान अब्बासी साहब कहते हैं, ये तो खुद खाकान अब्बासी साहब का लगाए हुए चेयरमैन है। चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक तमाम लोग जो है उस पर वो माफी मांग चुके, कौम से माफी मांग चुके हैं चौधरी साहब। तो बस फिर जो मुक्का जंग के बाद याद आए उसे अपने मुंह पे मारना चाहिए। जहाँ तक कि शहबाज शरीफ के उसका ताल्लुक है ECL का नाम, ये बात ज़ेर गौर है कि हमारे पास इतने क्लियर कट शवाहिद, इतने क्लियर प्रूफ सबूत हैं कि हम समझते हैं कि ये किसी भी वक्त जो है तो इनको वो पकड़ा जा सकता है और उनको बाहर तो नहीं जाने दिया जाएगा जो उनकी ख्वाहिश है। लेकिन नून लीग के बकौल ये सारी कार्रवाइयां चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके और चीनी बुरान में सामने आने वाले हुकूमती किरदारों से तवज्जो हटाने के लिए की जा रही है।
جب حکومت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عوام کورونا سے مر رہے ہیں اور ہر روز زیادہ تعداد میں مر رہے ہیں، عوام ٹڈی دل کے ہاتھوں مر رہے ہیں، عوام جو ہے آٹے اور چینی نہ خرید سکنے کے ہاتھوں مر رہے ہیں، لیکن حکومت کے پاس صرف ایک ہی کارکردگی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو۔ اگر دوائیوں کے کیس میں کسی حکومتی وزیر کی ایک منٹ گرفتاری نہیں ہوئی تو پھر شہباز شریف کیوں گرفتار ہو رہا ہے؟ اگر آٹے اور چینی میں کسی حکومتی وزیر کی ایک سیکنڈ گرفتاری نہیں ہوئی تو پھر شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے کون سا مقاصد؟ گرفتاری کا مقصد صرف ایک ہے کہ اپوزیشن کی آواز کو دبایا جائے۔ اگر نیب حکومت سے انسٹرکشنز لے رہا ہے، عمران خان سے انسٹرکشن لے رہا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ لے رہا ہے، یہ نیب کا چیئرمین بلیک میل ہو رہا ہے حکومت کے ہاتھوں، تو اگر نیب اسی قسم کا ٹارزن ہے جو اس نے کل کارروائی کی ہے تو پھر بڑا ہی کھوکھلا ٹارزن ہے، یہ ٹارزن چلنے والا ٹارزن نہیں ہے۔ اب حکومت اس طرح کی کارروائیوں میں بذات خود ملوث ہے یا نہیں ہم تو یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن زمینی حقائق، ماضی کے اقدامات، حکومتی وزراء، مشیر و معاونین کے دعوے اور پیشن گوئیاں اس تاثر کو تقویت دے رہی ہیں کہ حکومت ایک بار پھر اپوزیشن کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتی ہے۔ سیاسی پنڈتوں کے مطابق حکومتی نمائندوں کی جانب سے اپوزیشن کے خلاف کی جانے والی ممکنہ کارروائیوں کی پیشن گوئیاں نیب کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان اٹھاتی ہیں، نیب اور حکومت کے تانے بانے جوڑنے میں مددگار بھی ثابت ہوتی ہے، جس کا پورا فائدہ اپوزیشن اور شہباز شریف کی اہمیت میں اضافے کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے جو آنے والے ایکشنز ہیں، اس کے جو وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں کہ اس نے کس سیاستدان کو کس دن گرفتار کرنا ہے، اس کے بارے میں وہ سیاستدان یا اپوزیشن کی دیگر شخصیات پہلے سے ہی پریڈکشن کر دیتی ہیں، یا تو نیب کے کچھ ایکشنز کو پہلے سے ہی وفاقی وزراء بتا دیتے ہیں، شیخ رشید صاحب بتا دیتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب بتا دیتے ہیں جی کہ فلاں جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور جو باقی بچتے ہیں ان کے بارے میں اپوزیشن پریڈکشن کر دیتی ہے۔ تو نیب کے پاس اپنے پاس کہنے کے لیے کیا بچا ہے؟ اور اب آنے والے دنوں میں بجٹ اجلاس ہونے والا ہے، تو قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری جو ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل سیاست میں دوبارہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی دوبارہ ریلیونٹ کر دیا ہے، اور اگر آنے والے دنوں میں شاہد حقان عباسی صاحب گرفتار ہوتے ہیں، رانا ثناءاللہ گرفتار ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون ہی پاکستان کی اصل اپوزیشن پارٹی بن کے دوبارہ سامنے آ اب اپوزیشن کے اس موقف میں بھی یقیناً وزن ہے کہ جب شوگر بحران میں ملوث کرداروں میں حکومتی کردار سامنے آئے تو حکومت نے ایک بار پھر اپوزیشن کی طرف رخ کیا اور اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے۔ دونوں جانب نیب کے جھاڑو پھیرنے سے متعلق شیخ رشید کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن فی الحال نیب کی جھاڑو اپوزیشن ہی کا صفایا کرنے میں لگی ہے۔ آج شہباز شریف تھے، کل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں، جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیب نے انہیں طلب کر لیا۔ نیب کی یہ جھاڑو حکومتی کیمپ میں موجود کرداروں کا کب صفایا کرے گی؟ کیا کورونا سے متعلق غیر واضح پالیسی اور اقدامات، معیشت کو درپیش چیلنجز اور حکومتی ٹیم پر لگنے والے الزامات سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت نے اپوزیشن کے لیے ان کے ساتھ ایک نیا محاذ کھول لیا ہے؟ ان تمام امور پر تفصیلی بات کریں گے۔ وفاقی حکومت کے ترجمان، وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبلی فراز صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے شروع کریں گے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا کہ حکومت اور نیب ملی ہوئی ہے، نیب اور حکومت کے آپس میں رابطے ہیں، لائن جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں نیب کو، کہاں سے ملی انہیں یہ انفارمیشن؟ دیکھیں، جہاں تک شاہد خاقان عباسی کا تعلق ہے تو وہ ایک ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر تھے، اور انہوں نے کل ثابت کیا اپنی گفتگو سے، اپنے معیار گفتگو سے، کہ وہ اس منصب پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو زبان انہوں نے استعمال کی وہ کسی پرائم منسٹر تو چھوڑیں کہ کسی ایک عام وزیر کو بھی نہیں سوٹ کرتی ہے۔ یہ شاہد خاقان عباسی، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ یہ کس منہ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جبکہ ان کے اپنے دور حکومت میں ایک تو 20 ارب روپے کی سبسڈی دی، اس کا یہ حساب دیں گے، ایل این جی کے یہ حساب دیں گے۔ انہوں نے جو اپنے دور میں اپنی ایئر لائن کو فائدے میں کر کے اور پی آئی اے کو ڈبو دیا، اس کا یہ جواب دیں گے۔ دیکھیں، یہ قومی مجرم ہیں، ان کے ساتھ کوئی ان کی بات کوٹ کرنا، اس کا جواب دینا بھی میں اس کو اپنے اس سے کم سمجھتا ہوں۔ تو شبلی صاحب، بقول آپ کے وہ قومی مجرم ہیں، تو اس قومی مجرم کے ساتھ 2 سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ جیل کی کوٹری میں ڈالا، وہ پھر نکل آئے، کچھ ثابت نہیں ہوا۔ ہاں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اس ملک میں بدقسمتی سے یہ جو 2 حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے اس ملک کے سارے اداروں کو تباہ کر دیا۔
اس ملک میں سارے جو بھی کاروبار تھے اس میں اپنے ہواری بٹھائے. انہوں نے ملک کو نہ صرف اگر صرف پیسہ یہ لوٹ لیتے تو چلیں پھر بھی کوئی بات تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کور دینے کے لیے انہوں نے ہر ادارے کو, چاہے وہ ایف پی آر ہو, چاہے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو, چاہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, ایف آئی اے ہو, اور جتنے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے انہوں نے اپنے, بیکاز اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں جب ادارے کس لیے ہوتے ہیں, بیکاز اس قسم کی جو غیر قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں اس کو روکنے کے لیے یہ لوگ جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ یہ اس کو روکیں. انہوں نے بجائے اس کے میرٹ کے انہوں نے وہ لوگ بٹھائے جو کہ اس میں یہ جو جتنی بھی کرپشن کی ایک وہ تھی, ایک چین تھی, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے. اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ اپنے دور حکومت میں یہی کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارا آج یہ نیب کا انہوں نے لگایا تھا, اور جس طرح بڑا خوبصورتی سے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے غلطی کی تھی, تو جس طرح بالکل فواد چودھری نے کہا کہ اگر وہ تھپڑ جو کہ آپ کو بعد میں یاد آئے لڑائی کے, وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. یہ اب کیا باتیں کرتے ہیں, یعنی یہ ہپوکریسی کی, یہ جھوٹ کی اور ڈھٹائی کی یہ وہ سمبلز بنے ہوئے ہیں. یہ ہماری قوم کی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کرپشن کرو, آپ ڈھٹائی سے اس کا انکار کرو, آپ کے جو اثاثے ہوں وہ آپ کی آمدن سے کئی گنا زیادہ ہوں, جبکہ اگر عادل یا شبلی فراز اگر پکڑا جائے ہمیں جو ہے تو 1 لاکھ روپے میں بھی ہمیں اندر کر دیں گے. یہ وہ نظام ہے جس کو انہوں نے فروغ دیا ہے اپنے دور حکومت میں. ابھی یہ آ کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اپنی سیاسی اس کے لیے کہ جی یہ سیاسی لیڈر بن گئے. میں تو ان کو عام آدمی بھی نہیں مانتا ہوں, آپ سیاسی لیڈر کی بات کرتے ہیں. نہیں شبلی صاحب دیکھیں, ایک تو یہ کہ وہ 6-7 دفعہ الیکٹ ہو چکے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. 20 دفعہ الیکٹ ہوئے ہوں, 20 دفعہ بالکل نہیں ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر, وہ 20 دفعہ ابھی تو اپنے ہار کے, تو یہ تو اس سے آئے ہیں, کہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں یہ تو مری میں بری طرح ہار گئے تھے ہمارے کینڈیڈیٹ سے. ٹھیک ہے, یہ ابھی ہار کے یہ ان کو زیب دیتا ہے. ولی خان جب ہار گیا تھا 410 سے نا, اور اس کو بھی آفر ہوئی تھی, اس نے کہا کہ یہ میری عزت کے خلاف ہے کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کیا ہو اور میں جا کے کہیں دوسری طرح سے. وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن ہی وہ تھے, فراڈ تھے, تو پھر نہیں تو پھر الیکٹ کیسے ہوئے, الیکٹ کیسے ہوئے اگر الیکشن فراڈ تھے؟ بائی الیکشنز میں ہوئے نا. نہیں بائی الیکشن ٹھیک تھے, اور جو الیکشن تھے وہ ٹھیک نہیں تھے, بیکاز اس میں یہ جیتے اس لیے ٹھیک ہے. فیصلہ عدالت کا ان کے فیور میں ہو ٹھیک ہے, ان کے اگینسٹ ہو تو پھر وہ نہیں مانتے. اچھا یہ بتائیے, آپ نے یہ کہا کہ اداروں میں بھی ابھی تک انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی تک انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ ابھی تک 2 سالوں میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر لینا چاہیے تھا, ان لوگوں کو نکالیں, ان لوگوں کو ایکسپوز کریں, کیوں نہیں کرتے آپ؟ دیکھیں یہ اتنا اس کا مطلب انڈائریکٹلی ابھی بھی وہ لوگ گورنمنٹ چلا رہے ہیں. آپ نہیں چلا نہیں رہے ہیں, وہ اللہ کا شکر ہے. دیکھیں جب پرائم منسٹر آنےسٹ آدمی ہو نا, جو اوپر کا ٹاپ مین, اگر میری منسٹری انفارمیشن منسٹری, اگر میں چور ہوں گا نا پھر نیچے سارے چوری کریں گے. اگر میں آنےسٹ ہوں گا, میری نظر ہوگی, صرف کافی نہیں ہے کہ میں آنےسٹ ہوں, نیچے جو لوگ ڈس آنےسٹی کریں میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں اور میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ پورا نظام, جب آپ یہ بات کرتے ہیں آپ پورے نظام کے کانٹیکٹ میں دیکھیں. یہ جو آج ہوا ہے یہ شہباز شریف کا, آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری قوم یہ دن دیکھے گی کہ جس میں جو ہے تو وہ اس سے تو چھپتے ہیں, نیب کی پریشی سے تو چھپتے ہیں, اور جو ہے تو وہ غائب ہو کر بھاگ کر اور پھر جو ہے تو آ کے اپنی وہ بیل کرا لیتے ہیں, اور پھر ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے ہیرو بن گئے. آپ مجھے بتائیں ان کو کوئی یہ کلین چٹ ملی ہے؟ ان کے پر سیریس کرپشن کے چارجز ہیں, اینڈ ہی از بین کاٹ with his hand in the jar. ٹھیک ہے نا, تو کدھر ہیں الزامات؟ ہی ہے نا, ریفرنس کدھر ہے؟ الزامات ہیں. دیکھیں میں آپ کو ریفرنس لائیں, سزائیں دیں نا شبلی صاحب. دیکھیں بالکل اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں آپ کا پورا نظام انہوں نے بنائے اسی طرح سے ہے جس میں کہ میرے اور آپ جیسے لوگ تو پھنس جاتے ہیں, لیکن یہ قانون سے اوپر ہیں. یہ جب بھی پکڑے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ جب بھی پکڑے جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا سیاسی انتقام لے جا رہا ہے. ان سے پوچھیں کہ آپ سیاست کرنے سے پہلے آپ کے کیا اثاثے تھے اور ابھی کہاں سے آپ موٹر سائیکل سے جو ہے تو آپ لینڈ کروزرز میں پھر رہے ہیں. آپ کی 1 فیکٹری تھی, ابھی آپ کی 14 فیکٹریز ہو گئی ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں بھی تو بزنس مین تھا, میرا تو کاروبار جب سے میں سینیٹر بنا ہوں 2016 سے 0 ہے. آپ دیکھ لیں, میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو بھی, نیب کو کسی کو بھی چیلنج کرتا ہوں, آ کے دیکھ لے. وائے ہم نہیں کر سکتے, میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوں, آپ ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے. ہمیں کاروباروں کے وہ طریقے نہیں آتے, کاروبار کا طریقہ نہیں آتا. کیبنٹ کے لوگ ہیں, یہ کیبنٹ کے لوگ ہیں جو کہ استعمال کرتے ہیں سیاسی عہدوں کو اپنی ذاتی مفاد کو اٹھانے کے لیے. کیا وجہ ہے کہ آپ کے اسپتال ٹھیک نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ جب یہاں کا جو رولر ہے وہ جو
اقتدار میں ہے, وزیر اعظم ہے, وہ اپنے علاج ادھر کراتا ہی نہیں ہے, تو اس کو کیا فکر پڑی, اس کو کیا پتا ہے کہ اس کے اسپتالوں کا کیا حال ہے, اس کو کیا پڑے کہ اس کے انصاف, اس کو تو پتا ہے کہ جب بھی میں چاہوں گا ڈیل کر کے میں چلا جاؤں گا, کبھی میں سعودی عرب چلا جاؤں گا, کبھی میں انگلینڈ چلا جاؤں گا. لیکن ابھی تو آپ کی حکومت میں وہ گیا ہے نا, کون؟ نواز شریف ابھی گیا, تو اگر ڈیل کر کے گیا آپ سے ڈیل کی ہم سے بالکل نہیں, ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہم سے اگر ڈیل کر رہے ہوتے تو یہ آج عمران خان کو ہیرو کہہ رہے ہوتے, آج اگر ایسی ڈیل کی بات ہوتی نا تو یہ اس طرح نہ پھر رہے ہوتے, اس طرح کی باتیں نہ کر رہے ہوتے. آج اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی چھوڑ دیں, آج اگر ہم نے ان کے پیچھے کیسوں پہ ہاتھ ہولا کر دیں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یہی شاہد خاقان, یہی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کے جو احسن اقبال ہے جس نے کہ بیڑا غرق کیا اپنی وہ ارسطو پن سے, اور جتنے بھی اور ان کے جو وہ مینینز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ہے تو اس بیسیکلی اس کے بینیفیشری ہیں. یہ تو انہوں نے تو اس ملک کو یہی اسی طرح اسی لیے استعمال کیے, آج جو ہے تو اس کے ہمنوا بنے ہوئے ہیں. یو تھنک کہ اس ملک میں یہ کوئی بنتا ہے کہ ایک بندہ جس پہ کہ الزام ہو وہ باہر نکل کے اور وکٹری کے نشان بنائے؟ Isn't this is a shame for we am sorry that we have betrayed people like you, people of generation of where you belong to. نہیں شبلی صاحب, مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے نا, آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ میرے کانوں کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. یہ الیکشن سے پہلے بھی یہی ریٹرک تھا, یہی سلوگنز تھے تحریک انصاف کے. اب تو آپ اپنی کارکردگی کی بات کریں نا, اب سارا کچھ تو آپ شریفوں پہ اور زرداریوں پہ نہیں ڈال سکتے. نہیں, دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی انڈائریکٹلی ان کو راستہ دے رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں, نہیں بالکل آپ یہی کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں راستہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کو تو آپ معاف کر دیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے ایک سیکنڈ عادل ثابت نہیں ہو رہا, تو آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے. یو شوڈ یوز یور مائنڈ کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. آپ کہیں گے یہ نظام کی فالٹ ہے نا, نظام کی فالٹ ہے. ہم اگر آپ کو چیک نمبر دے دیتے ہیں, اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں, ہم بندے کے بینیفیشریز بندے آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر بھی یہ چھوٹ جاتے ہیں. اس سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تو اس کا مطلب نیب کا ادارہ کھوکھلا ہے نا. نو, ناٹ اونلی نیب کا, کاش صرف ایک ادارہ ہوتا. انہوں نے تو سارے ملک کے جو بنیادی ادارے ہیں جو کہ ڈیل کرتے ہیں ان ساری قسم کی وائٹ کالر کرائم سے, اپنی جتنی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یہ ساری کمپرومائز کر دی ہیں. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ, آپ کہیں گے تو آپ سسٹم کو کیوں نہیں چینج کرتے؟ دیکھو ینگ مین, یہ جو حکومت آئی ہوئی ہے نا, یہ ایک تھن میجورٹی سے آئی ہوئی ہے. ہم ہیلتھ میں ریفارمز کرتے ہیں, ہمارا بل 10 دفعہ آیا ہے, 10 دفعہ ریجیکٹ ہوا ہے ہیلتھ سیکٹر میں. یہ ہیلتھ سیکٹر ہے نا جس کو کہ آج ہم باوجود اپنی بے سر و سامانیوں کے, ہم اتنے جیسے یہ جو کووڈ جیسا ایک سیریس ایشو ہم پہ آیا ہے, ہم اس کو نہیں, باوجود اس کے ہم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جی یہ تو وہ ادارے اس طرح چھوڑ گئے تھے اسپتال سے. ہم نے پوری بہترین حکمت عملی سے ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے. مچ بیٹر دین یور امریکہ, مچ بیٹر دین یور یورپین کنٹریز, مچ بیٹر دین اینی آف یور نیبرنگ کنٹریز. انڈیا سب سے بہترین طریقے سے. آپ تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ 1700 کی وہ, میں تو کہتا ہوں ایک جان بھی جاتی نا وہ بھی دردناک ہے. لیکن آپ اوروں کے فگرز دیکھیں, آپ ہمارے فگرز دیکھیں, اوپر سے وہ لوکس کا ایشو آ گیا ہے. دیکھو یہ تو ہماری لیڈرشپ کی ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم اتنے چیلنجز کو, اکانومی کس طرح چھوڑا. آپ کہتے ہیں کہ جن کا ذکر نہیں کریں, کیوں نہیں کریں گے جب یہ ملک کو تباہ کر کے چلے گئے ہیں, اور ہم جو ہے تو اس صورتحال کو ہم نکل آئے تھے کہ پھر یہ چیز شروع ہو گئی. آج یہی لوگ ہیں اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کو سکرٹ کرنے کے لیے, یہ آج کے روز آ کے جو ہے تو پریس کانفرنسز کرنا شروع کر دیتے ہیں. شاید خاقان عباسی ہے, اس کو کوئی دوسرا کام نہیں ہے. آپ شبلی صاحب ان تمام امور پر آپ سے آج تفصیلی بات کریں گے, کورونا پہ بھی کریں گے, ٹیڑھی دل کے ایشو پہ بھی کریں گے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب نیب نے کسی کو اریسٹ کرنا ہوتا ہے, وہ 2-3 دن پہلے آپ کے وزراء کیسے کہہ دیتے ہیں؟ شیخ رشید کہتا ہے کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے, دوسرا اٹھ کے کہتا ہے یہ ہونے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن. میں اس کا سوال میں ٹرن کرتا ہوں. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے آپ کے جو کلیگز ہیں, آپ ہو گئے, آپ کے کلیگز ہو گئے, آپ بھی پیشن گوئیاں کرتے ہیں, اور بیکاز آپ کو کوئی انسائیڈ انفارمیشن ہوتی ہوگی, ورنہ آپ کے پاس کوئی فرشتے تو آ کے نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کو. آپ لوگوں نے بھی کئی دفعہ یہ کیا ہے کہ جی یہ ہونے والا ہے, یہ اس کا امکان ہے, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ملے ہوئے ہیں,
نہیں دیکھیں سورسز ہوتی ہیں وہ تو جو بھی ہیں لوگوں کی. سورسز ہیں. نہیں آپ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کریں. نہیں میں علیحدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بھی جتنے بھی منسٹرز ہیں دے ہولڈ پورٹ فولیو. وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں. یہ کس نے شیخ رشید نے کہا تھا؟ شیخ رشید نے کہا تھا. آپ ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں, ان سے آپ پوچھ لیں, سمپل بات. نہیں لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے نا کہ ان کی منسٹرز پہلے سے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ فلاں اریسٹ ہونے جا رہا ہے, یہ اریسٹ ہونے جا رہا ہے. بیکاز ان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے. ہر چور کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا چوری کی ہے اور میں کس وقت بھی. وہ تو تنکا بھی یوں ہلتا ہے تو وہ ایک دم ڈر جاتا ہے. یہ ان کو پتہ ہوتا ہے. یہ ان کے اپنے جو اعمال ہیں وہی ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ہونے والا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں کیا کیا ہے. آپ کو بھی پتہ ہوگا, مجھے بھی پتہ ہے. یہ وہ اندر کا چور ہوتا ہے جو کہ آپ کو ڈراتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی وجہ یہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا طریقہ ہے. یہ اس ملک میں ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ جب آپ کے خلاف سیریس ایکوزیشنز ہو, آپ بجائے جواب دینے کے آپ کہتے ہیں مجھے کہیں شبلی چور ہے, آپ کہتے ہیں نہیں جی عادل بھی تو چور ہے, عادل کو پکڑیں. آپ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں. would you encourage this? we won't encourage this. دیکھیں اگر آپ آئیں نا ڈنڈا لے کے اور کہیں جی یہ 100 لوگ جو ہیں یہ سارے چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, میں ایک دفعہ سن لوں گا, 2 دفعہ سن لوں گا, لیکن 2 سالوں میں ان 100 میں سے ایک بندہ تو بتائیں, ایک ریفرنس تو بتائیں. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. دیکھیں اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. یا کہ ہم یہ سب کچھ انوینٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہم یہ سب کچھ انوینٹ کر رہے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم تو اپنا کام کر دیا, ہم نے اپنا کام کیا, اور یہی ہمارا, اسی پہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا کہ اپوزیشن کو اندر کرو. یار دیکھیں نا, یہ آپ کی جو سٹل میسیج ہے نا, یہ بڑی یہ میلافائڈی ہے. نہیں میں اس کو کہوں گا میلافائڈی ہے. نہیں کیسے اس لیے میلافائڈی ہے کیونکہ آپ دے رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ انسینویٹ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ انسینویٹ کر رہے ہیں, آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں. نہیں پروف ابھی تک آپ کے اپنے لوگ, آپ کے جو اپنے ابھی تک سکینڈل آئے اس پر نیب کیوں کسی کو اریسٹ کیوں نہیں کر رہی نیب میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے؟ نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی ہمارے ہاں اس طرح کی اندھی نہیں لگی ہوئی. شوگر کا مسئلہ ہوا, ٹھیک ہے نا, شوگر کا ہم نے ہسٹوریکلی, ہم بچے تھے جب ہم سنتے تھے جب لوگ ایوب خان چور, چینی چور کے نعرے لگاتے تھے. ٹھیک ہے, وہ دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے, وہی چل رہا ہے, وہی نظام چل رہا تھا اور آج تک بھی وہی چل رہا ہے. فرق کیا ہوا؟ عمران خان نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اس کو کریں. آپ لوگوں نے سب نے وہ یو ور اسکیپٹک, آپ نے کہا کہ جی نہیں یہ تو ہوگا نہیں, یہ وہ چلو رپورٹ بھی نہیں آئے گی, آ گئی رپورٹ. اس کے بعد فورینزک آڈٹ ہوا, ہو گیا, آپ نے کہا یہ نہیں کریں گے, ہم نے کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب کیا ہے کہ اس میں ہمارے لوگ بھی کچھ ایکوزیشن ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی پروف ہو گیا, لیکن جو فیکٹس بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں نا کہ دیر از سم تھنگ سسٹمیکلی رانگ ود دا ہول سائیکل, جس میں کہ جو بھی چینی کے کاروبار میں ہیں, اور اس کے سرغنہ کون تھے؟ آصف علی زرداری تھا اور یہ تھا نواز شریف تھا. ان کی اسٹیل, ان کی شوگر ملز ہیں نا, عمران خان کی تو نہیں ہے, یا شبلی فراز کی تو نہیں ہے, یا عادل کی تو نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کی گورنمنٹ میں. دیکھیں سبسڈی کو ماریں گولی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو, پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, وہ ایک کاروبار کرتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مس یوز نہیں کرے گا؟ میں کیوں نہیں کر, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا, میرا جو بزنس تھا میں اس کو کنٹینیو کروں, اس کو ڈبل کروں. انہوں نے چیز تو اس لیے ہوئی کہ جب آپ کا رولر, جب آپ کا حکمران ایک کاروبار کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر سب کو پیٹرنیج بھی دے گا. اس کی چھتری کے نیچے ساروں نے اس گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں. دیکھیں اس چیزوں کو آپ غور سے کریں. آپ اس پہ نہیں, خاقان عباسی کے خلاف 20 ارب کی سبسڈی, دیکھیں ہم کر رہے ہیں, انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, بالکل نہیں چھوڑیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ تھرڈ سٹیپ بھی, سیکنڈ سٹیپ بھی ہو گیا نا. ابھی تھرڈ سٹیپ کیا ہے کہ ہم ایک تو 85 سے کریں گے ہم, کہ جو پورے جتنے بھی انہوں نے ملک کو کیا لگایا ہے, یہ وہ غریب لوگوں کو ان کی جیبوں سے انہوں نے ان کی جیبیں کاٹی ہیں, انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری پروفٹ بنایا ہے. کیوں نہیں ان کا وہ یہ ہوا؟ اب ہم یہ سارا شروع کر رہے ہیں. 85 سے احتساب شروع کریں گے. نو احتساب نہیں, شوگر کا ہم وہ کریں گے. اچھا, شوگر کا کریں گے. اسی طرح ہم اور مافیاز کے پیچھے بھی جائیں گے. دیکھیں عادل, یہ آپ کے لیے کہنا بڑا آسان ہے کہ جی ایک ریفرنس کیوں نہیں فائل کیا, ایک ریفرنس. آپ غیر ارادی طور پہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا اس ایلیمنٹس کو جو کہ نہیں, میں بتا رہا ہوں. میرا کام ہے نا شبلی صاحب, آپ کے سامنے وہ سوالات اٹھانا جو اپوزیشن اٹھا رہی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سر جی آپ اپوزیشن تو اٹھائے گی, ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور آپ جواب دے رہے ہیں.
It suits them. उनको ये रास आता है कि ये इस तरह की बातें उठाएं, अवाम को कंफ्यूज करें. हम तो, हमारा काम है कि हम अपनी जितनी भी हमारी अदालतें हैं, हमारी जो नैब के इदारे हैं, जो इस किस्म के इदारे हैं जो कि जिनका काम है उनको करना. अगर नहीं हो रहा तो then you have to think why is it is not happening. या हम पागल हैं, ठीक है, या वो केसेस नहीं वो हो रहे, प्रोसिक्यूशन खराब है नैब की. एक वकील है जो कि 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह लेके केस वो करता है, उधर जो है तो 5 और 7 करोड़ रुपए के वकील इनके होते हैं. बिकॉज देखें, ये मुकाबला नहीं हो सकता. ये मुकाबला इस तरह से ही होगा जबकि ये पूरे इदारे तो होंगे. जब आपकी गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी होगी, तब वो हुकूमत अगर वो इमरान खान की है तो फिर तो ये मुल्क चेंज हो सकता है. अगर ये इसी तरह आपने करने, अगर आप खुश हैं नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे कि वो आपको बिल्कुल एक भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करें, तो मुबारक हो आपको. मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूंगा ये, बिकॉज मैंने तो अपने बेटे के लिए, अपनी नस्लों, आने वाली नस्लों के लिए मैंने एक ऐसा पाकिस्तान छोड़ना है. और ये इमरान खान भी यही चाहता है कि जो जिसमें कि उनको इंसाफ मिल सके, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके. ये नहीं हो कि एक बंदा मेहनत कर रहा है, एक बंदा चोरी कर रहा है, और वो जो चोरी कर रहा है तो वो उसके लिए तो जनाब सलूट हो रहे हों, वो गाड़ियों में चला जाए, वो जहाज चले जाए, वो अपने इलाज बाहर से कराए, बाहर प्रॉपर्टीज उसकी हों. आई वुड नॉट. अच्छा, मुझे आपसे एक आंसर लेना, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे. आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इतने शवाहिद और सबूत मौजूद है, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ECL पे या नाम डालेंगे या जो भी आपने कहा वो प्रोसेस भी शुरू. अगर इतने शवाहिद मौजूद हैं तो वो जितने दिन नैब की हिरासत में रहे, क्यों नैब सेटिस्फाई अभी तक नहीं हो सका कि एक रेफरेंस पेपर मिल, अकाउंट्स की, जो अभी शुगर की, ये जो टीटियों की, इसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आई बीइंग एन एक्स बैंकर कैन टेल यू कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कि आप 100 साल बाद भी खोलें वो आपको मिलेगी. ये सारी चीज़ें, डॉट्स, प्रूफ, चेक्स की कॉपीज, नाम, किसके बेनिफिशरी. अब देखें आप, मुझे लास्ट थिंग, आपने क्लिप सुने होंगे आसिफ अली जरदारी के कि जी अगर उसके आपके अकाउंट में कोई पैसे डाल देता है, वो बोलते, वो कहते हैं अगर उसको पता नहीं है तो कहते हैं कि उसका जिम्मेदार वो है. आपने सुन लिया नवाज शरीफ को कि जी हमारी अगर आमदन से और से असासे बढ़े तो तुम्हें क्या. ये आपके रिकॉर्ड पे मौजूद है भाई. इसी तरह राना सनाउल्लाह क्या कह रहा था रात को. आप फिर भी कहते हैं, फिर भी आप सवाल पूछते हैं कि जी ये क्यों नहीं हो रहे. ये नहीं, ये तो एडमिट कर रहे हैं, ये तो एडमिट कर रहे हैं. पूछना तो हमारा तो काम ही सवाल पूछना है. पूछें आप सवाल, मैं बिल्कुल, मैं इसीलिए आया हूं. अब आप अगर ये कहें कि हम सिर्फ तारीफें करते रहे, नो, हमें आपसे नहीं, ये बात नहीं है. मैं ये कह रहा हूं कि बात स्टेटमेंट जो है ना, ये मैसेज क्या जाता है कि आप कहते हैं कि जी सब कुछ है तो वो फिर क्यों नहीं वो कर रहे. आप बुलाएं लोगों को. सिर्फ आपको पॉलिटिशियंस नजर आते हैं, सिर्फ आपको पीटीआई के लोग नजर आते हैं. हम तो भाई को बुलाते हैं. नहीं, हम तो हमारी तो नहीं. तो आप ये क्लिप लगा के पूछिए उनसे ना कि जी ये आपका जो मयार है, वन बीइंग द प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, one being the ex-prime minister of the country, and the other one who was accidentally became a prime minister, Hakan Abbasi, who thinks that he is the akle kul of this country. उनको आप बताएं कि आपके लीडर ये कर रहे हैं, आपके लीडर्स ये कह रहे हैं कि जी जस्टिफाई कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी अगर आपके अकाउंट में किसी ने पैसे डाल दिए तो अगर उसको पता नहीं है तो उसको पकड़ो. मैं नेक्स्ट टाइम जब भी शायद खाकान अब्बासी आएंगे, आप वाला ये वाला क्लिप भी चलाऊंगा, वो क्लिप भी चला के और उनसे ये जवाब मांगेंगे और फिर मैं आपको बिल्कुल कि उनका एक्सपोज करें. तो आप शहबाज शरीफ के शवाहिद की बात हो रही थी, इतने शवाहिद मौजूद हैं कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाना चाहिए. बिल्कुल, डेफिनेटली, वेरी शॉर्टली. अच्छा, आप देखेंगे, हम अपनी तरफ से देखें, ये अच्छाई और बुराई में मुकाबला है. मैं आपको बताऊं, ये इसको आप जरा थोड़ा सा बड़े उसमें फ्रेम उसमें लें. ये गुड एंड बैड की जंग है, ठीक है. बैड जो है ना, उसके पास हमेशा बड़ा रिसोर्सफुल भी होता है, उसके कनेक्शंस भी होते हैं, उसने सिस्टम में अपने बैठाया. बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह. अगर ऐसी बात होती तो मैं यहाँ पे बैठा ही नहीं होता, मैं यहाँ पे डिफेंड ही नहीं कर रहा होता अपने लीडर को. अगर मेरा लीडर इस तरह का होता मैं यहाँ पे आता ही नहीं है. आपको मैं, इन तो बड़ी इनकी हिम्मत है, लेकिन हिम्मत क्या है, ये तो बिल्कुल दे हैव बिकम, जिसे कहते हैं ना कि वो हो गए हैं, बिल्कुल इनडिफरेंट हो गए हैं अच्छाई और बुराई की तमीज में. इनको ये नहीं पता कि इनकी जो आगे 5 नस्लें बाद में आएंगी उनके साथ क्या होगा. वो इस पाकिस्तान में रहेंगे,
शिबली साहब, मुझे क्विक सी ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब से ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आपके भी जो सवालात हैं हमें ट्विटर पर टैग कर सकते हैं, वो भी हम उनसे पूछेंगे। लेकिन बड़ी अहम उन्होंने बात की कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इतने सबूत मौजूद हैं कि जल्द आप देखेंगे रेफरेंस भी उनके ख़िलाफ़ आ जाएगा। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। शिबली फराज साहब से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। शिबली फराज साहब, ओपोजिशन और सियासत की और सबकी बात हो रही। जब आपने ओहदा संभाला, अपना हल्फ आपने ले लिया, तो मेरे ख्याल में पहली ऐसी अपॉइंटमेंट थी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि क्रॉस द बोर्ड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनकी सियासी लीडरशिप थी, सब ने बड़ा उनको वेलकम किया। लेकिन अब तो आप जो बातें कर रहे हैं कि सारे चोर और डाकू और वो सारे, अब तो नाराज़ कर देंगे सबको। देखें, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है जिन्होंने भी मेरी तारीफ़ की है, ये उनका ज़र्फ़ है। मैं तो जो भी बात कर रहा हूँ इससे तो मुझे कोई मेरी तारीफ़ से तो नहीं ख़रीद सकता। मैं जो समझता हूँ कि जो बात मुझे करनी चाहिए वो मैं करूँगा, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अगर वो समझते हैं कि ये मेरा बनना में उनको खुशी हुई है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। बट आई विल बी शिबली फराज दैट आई हैव बीन। सो मकसद कहने का ये है कि देखें, हमने ये पार्टी ज्वाइन की है, मेरे बड़े जो थे वो पीपल्स पार्टी में थे। मैंने कॉन्शियसली, मैं नहीं चाहता था पॉलिटिक्स में, मेरा सब कुछ अल्लाह ताला के फजल से सब ठीक ठाक था। मैंने इमरान खान को जब सुना और इमरान खान की जो कॉज मैंने देखी तो मैं उसमें शामिल होना चाहता था, बिकॉज आई हैव अ 12-year-old सन। मैं उसके लिए ये पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहता जो कि मुझे मिला है। देखें, अच्छे और बुरी की तमीज, इनका अगर आप मुझसे एक लफ्ज में, इमरान खान ने आपको इम्प्रेस किया, फिर आप शामिल और अपनी कन्विक्शन से, इन 2 सालों में अपनी कारकर्दगी से तो इमरान खान साहब ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया। देखें, ये अपनी तो बातों से जरूर किया इलेक्शन से पहले, देखें उनकी, लेकिन इसलिए मैं, देखें, एक वजह मैं उसकी समझता हूँ कि एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें नाकाम रही है कि वो अपनी तमाम अच्छी कार्रवाइयाँ, अच्छी चीज़ें जो उन्होंने की हैं वो पब्लिक नहीं कर सके। खैबर पुख्तूनख्वा में लोगों को पता था, खैबर पुख्तूनख्वा में, आप भी खैबर पुख्तूनख्वा से हैं, कभी भी उन्होंने रिपीट नहीं किया है। कोई हुकूमत जो कि एक दफ़ा आई है, दोबारा इलेक्ट नहीं हुई है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो पार्टी थी जिसने कि वो पूरा जो पॉलिटिकल साइकिल था वो तोड़ा और अवाम ने उनकी परफॉर्मेंस पे उनको री इलेक्ट किया। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता? अगर वो हमसे खुश नहीं थे तो हमें क्यों दोबारा इलेक्ट किया और ज्यादा मेजॉरिटी के साथ किया? पुख्तूनख्वा की अवाम इमरान खान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि BRT जैसे मंसूबों के बावजूद उन्हें दोबारा इलेक्ट किया। देख लें, नहीं मतलब है, देखें, हर चीज़ जो हुकूमत करती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो, लेकिन कम अज़ कम हमारी हुकूमत में ये नहीं है कि इमरान खान चोरी कर रहा है, उसने जो है तो पूरे अभी जो है तो एक घर है, उसने जो है तो 20 अब लंदन में तो वो बंदा था जो जिसका अपना घर था ऑलरेडी, जिसने अपने जोरे बाजू से अपनी एक क्लीन कमाई से, क्रिकेट से, ये तो उसको लाते हैं ना कि ये बनी गाला, ये वो शख्स है जिसकी कि हर चीज आपको बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। उसने पूरी वो बैंकिंग, वो जराए थ्रू मनी ट्रेल सारी वो साबित की सुप्रीम कोर्ट में, और ही वॉज डिक्लेयर्ड एज सादिक अमीन। ये चीज इनसे पूछें कि भी आप बताएं तो कहते हैं जी आप वो क्लिप दिखा दें। शिबली साहब बड़ा एतराज ये उठाते हैं, देखें कि खान साहब का खर्चा कौन बर्दाश्त करता रहा। यार खान साहब को मैं आपको अब क्या बताऊं, अगर आप खान साहब से महल है, देखें ये महल, देखिए ना ये चीजें जो आप कहते हैं ये गलत है। मैंने अपना घर, मेरी बात सुने और अगर मुझे ये कोई टैक्स वाले सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, आए और आ चुके हैं, और मैंने किया भी हुआ, क्लियर किया हुआ है। जो मैंने अपना घर था वो एक प्राइम लोकेशन F73 की मैंने उसमें लिया था, वो 2.5 करोड़ रुपए का था। अच्छा ठीक है, अब अगर आप आज उसको मुझे 2.5 करोड़ में लें, उसकी 10 गुना कीमत बढ़ चुकी है। सो अगर मुझे आज पता चले आप भी बिलियनर हैं। नहीं, बात इसकी नहीं है, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज का हिसाब है। इसीलिए अगर मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं ना, वो इसी वजह से कर रहा हूं, और इसी वजह से अगर मेरा लीडर इस तरह की बातें करता है ना, वो इसी वजह से कर रहा है, बिकॉज आपके पास एक मॉरल स्ट्रेंथ आ जाती है। मेरा जो एक लास्ट कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू है वो ये है कि देखें जो इन्होंने किया है ना, वो ये है कि इन्होंने अच्छाई और बुराई में तमीज इस मुल्क में खत्म कर दी। अब जो है तो लोग चोरी को चोरी नहीं समझते हैं, बुरे को बुरा नहीं समझते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं है, अच्छे को कोई वो नहीं है, इंकरेजमेंट नहीं है, जो बुरा है वो स्मार्ट भी है, वो तेज भी है, वो
हैपनिंग है, ये कल्चर इन्होंने दिया है। ये जो इजी मनी का बगैर मेहनत के चीज़ों को हासिल कर लेना, ये है वो मैसेज जो कि ये यंगर जनरेशन को इन्होंने दिया है और पूरी सेकंड जनरेशन इन्होंने तबाह कर दी। सिंपली साहब, जब ये आपका लॉन्च हुआ था वो 100 डे प्लान इलेक्शन से पहले पूरा सारा, और आप लोगों ने ऐलान भी किया था, कितने लाख नौकरियां थी वो कि हम देंगे? देखें, हमने तो कहा था कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे, ठीक, नंबर 1। अगर आप इसको तंज के तौर पे कह रहे हैं, नहीं, तंज के तौर पे नहीं, मैंने एक सवाल करना था। नहीं, सवाल कर दिया ना, मुझे वो फिगर मैं कंफ्यूज था, तंज नहीं कर रहा। देखें, आप मुझे बताएं कि जो इस मुल्क में नंबर 1 आपके पास जो कर्जों का पे जो जाल बढ़ गया, अभी भी बावजूद तमाम खराबियों के हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि हम अगर कर्ज सूद निकाल दें तो जो हमारा जो वो है इनकम और एक्सपेंडिचर वो प्लस में है। जाहिर क्या होता है कि इस मुल्क को कर्जों में लिया गया, कर्ज में हम भी ले रहे हैं कर्जे। फ़र्क ये है कि इन्होंने कर्जा लिया, जो प्रोजेक्ट 100 रुपए का होता था उसको 150 रुपए में किया, 50 रुपए अपने जेब में रखे, मुल्क पे 150 का कर्जा पड़ गया, जबकि काम 100 रुपए का भी नहीं हुआ। ये चीजें हैं, देखें, जो कि ये करते हैं। अच्छा, वैसे मैं इसलिए पूछ रहा था, ऑनेस्टली मुझे वो फिगर कंफर्म नहीं था। ये 50 लाख नौकरियां, आज आप लोगों ने 10,000 मुलाजमीन स्टील मिल के फारिग कर दिए। बिल्कुल। तो और खान साहब, हमारे पास अगर वो शॉर्ट मौजूद है, जरा चला दें। ये स्टील मिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा, उसकी कीमत किसने अदा की? मेहनत का स्टील मिल के मजदूरों ने। जो आपसे हो रहा है वो हर जगह पाकिस्तान के कमजोर तबके से हो रहा है। स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट लाके, प्राइवेटाइज करके नहीं, और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। दोबारा चलवाएंगे, मैनेजमेंट नहीं लेके आएंगे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमने तो सबने अवाम ने वोट दे दिया, आपको ले आए, आज आपने 10,000 मुलाजमीन को फारिग कर दी। देखें, अगर तो ये वो मुलाजिमीन है जो कि घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं तो ठीक है, नए लोग हम लाएंगे, इसी मिल को हम उठाएंगे, यही आपको हम चला के दिखाएंगे। ये तो नहीं है कि जी आप अगर सियासी बुनियादों पे भर्तियां करते हैं, आपके चैनल में अगर 50 की जगह 100 जो है तो मैं भर्ती कर दूं, जिनको कि ना कैमरा की स्पेशलिटी हो, ना वो मॉडरेट कर सकें, और तनख्वाहें आप उनको दे रहे होंगे, तो ये हम जो है तो ये गम बन जाएगा। ये चीज़ इन्होंने यही की, पीपल्स पार्टी ने यही किया, और सियासी हुकूमतों ने यही किया कि उन्होंने वोट खरीदने के लिए नौकरियां बेची, नौकरियां दी नहीं, नौकरियां बेची। हम मुल्क को नौकरियां देंगे। अगर हमारे साथ ये बदकिस्मती से ये जो एक इफ्ताद आप पड़ी है हम पे, एक के बाद दूसरी, तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए कि इस हालात में, अगर आप ये कहते हैं पूरी दुनिया में, ट्रंप ने भी तो बहुत कुछ कहा था ना, क्या हुआ? कितने ट्रिलियन डॉलर्स का उनको नुकसान हो गया, कितने ले ऑफ की उन्होंने। कर रहा है वो, खान साहब तो नहीं करेंगे ना कि नहीं, ट्रंप ने भी एक देखे ना उधर। मैं आपको एक बता, ट्रंप को छोड़ें, आप जर्मनी ले लें, आप इंडिया ले लें, आप और मुल्क ले लें, चाइना ले लें, ये तो इकोनॉमिक कंट्रैक्शन हुई है ना पूरी। ये कोई एक मुल्क की बात तो नहीं है ना, ये तो पूरी दुनिया पे ये वबा आई है और सारे मुल्कों की इकोनॉमीज तितर बितर हो गई हैं। ठीक, अब ऐसे हालात में आप शुक्र करें, अल्लाह ताला का बड़ा बड़ा लाख करम है, हमारी हुकूमत की हकमत अली है कि जी गरीब लोगों तक हमने पैसे पहुंचाए हैं। हम आप उसको भी करें, किस ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुंचाए हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत हमने पहली दफा है जबकि किसी उसको इस क्राइसिस में जो सबसे पहला ख्याल था वो गरीबों का था, पहले तो कभी हुआ नहीं। एक मिनट, एहसास प्रोग्राम में बड़ा अच्छा किया, 12,000 रुपए पहुंचे, लेकिन वही तो इनिशिएट आसिफ जरदारी ने बिस्प के जरिए किया था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी, तो उन्होंने भी वही किया, आपने भी वही किया। नहीं, देखिए फ़र्क ये है कि हमने एक तो बड़ा ट्रांसपेरेंट किया है, जिसमें इसमें पैसा भी ज़्यादा डाला है हमने। उस वक्त के पैसे देखें और अब के देखें कि कितने हमने इसमें पैसे डाले हैं, किस ट्रांसपेरेंसी से हमने उसको वो किया है, और उसकी फिर ये एहसास तो एक उसका वो है, पूरा जो प्रोग्राम है इसका, हमारी जो इसका प्रोग्राम है, सानिया निश्तर का जो मिनिस्ट्री है, ये एक बहुत, इसकी आउटरीच बहुत बड़ी है। ये इनमें से एक, इसके 13 इनिशिएटिव्स हैं, ये उनमें से सिर्फ एक है। इसी तरह हमने जो एक ऐसा सप्लाई चेन को मेंटेन रखा जिसमें कि खाने की चीज़ें, आपने देखा अमेरिका में किस तरह वो स्टोर्स पे जो है तो हल्ला बोला गया, आपको खानी पीनी चीज़ कमी हुई, अल्लाह ताला के फजल से नहीं हुई।
सारी सप्लाई चेन सब कुछ अल्लाह ताला के फजल से वो चल रहा है। टिड्डी दल हमारे साथ कर रहा है और जो फार्मर्स की बहुत बड़ी कंप्लेंट, सीरियसली कंप्लेंट्स हैं आपसे कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, तो आगे जाके फूड शॉर्टेज आने वाली है। देखिए, ये तो एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाती है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, पहले बात ये है कि 27 साल बाद ये चीज़ आई है। जो रिसोर्सेज हमारे पास थे, देखें पाकिस्तान कोई तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं है कि हमारे सऊदी अरब की तरह हमारे एक बेशुमार वो हैं कि हम जो है तो खजाना हर चीज़ जो है तो ख़रीद लें। ये इस मुल्क को गरीब कर दिया गया, गरीब था नहीं, गरीब कर दिया गया। ये वही बात उन्हीं पे आती है जो आपके हुक्मरान रहे हैं। अब चले खान साहब अमीर करके जाएंगे ना। देखें, हम अमीर नहीं, हम जो है ना, हम मज़ीद इसको स्टेबलाइज भी करेंगे और इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद गड़े में नहीं घुसने देंगे। हम इसको ज़मीन से ऊपर ले आए थे और इंशाल्लाह इसको और भी ऊपर उठाएंगे। इंशाल्लाह हमारी भी दुआएं यही हैं, उम्मीदें पाकिस्तान के लोगों की भी, इसीलिए आपको वोट दे के इक़्तिदार में लाए हैं। आखिरी सवाल शिबली साहब आपसे, कोरोना वायरस की अगर बात की जाए, बार बार कहा जा रहा है, आज आपने भी ये कहा कि जी अवाम पे सब कुछ छोड़ दिया है, हुकूमत फिर किस लिए बैठी हुई है? देखें, आप हुकूमत अवाम को कह रहे हैं SOPs पर आप अमल नहीं कर रहे, शादी हॉल आप खोल रहे हैं, सियाहत आप खोल रहे हैं, बाकी चीज़ें आपने खोल दी हैं, तो कम अज़ कम वो स्मार्ट लॉकडाउन जो था उसकी स्मार्टनेस नज़र नहीं आ रही। कोरोना जो आपने वो क्या थी, टाइगर फोर्स बनाई हुई थी, कहाँ है वो? देखें, जहाँ तक कि लॉकडाउन का ताल्लुक है, आपको पता है हम फिर ये इस पे इंसिस्ट करेंगे, जो हमारी जो हिकमत अमली थी रोज़े अव्वल से, वो बेहतरीन हिकमत अमली थी। बाकी मुल्कों ने जिन्होंने लॉकडाउन किया उनका क्या हशर हुआ, वो वापस आए हैं कि नहीं आए? हम तो मकसद जो हमारा था वो काफ़ी हद तक पूरा हो गया कि हमने अगेन मैं कहता हूँ कि डेथ रेट जो है तो एक भी मर जाए तो बड़ा दुख की बात होती है। हमारे कुछ कलीग्स भी मर गए हैं आज, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आगे भी रहम करे। आमीन। हमने एक ऐसे हालात पैदा करने थे, आवाम ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, हम ये मानते हैं। हमारी नीयत, हमारी जो कदम था वो बिल्कुल ठीक था और ठीक है। अब हम ज़ाहिर है कि ज़रा थोड़ा से सख्ती की तरफ भी जाएंगे। अब हमने एक कुछ नेगेटिव लिस्ट बनाई है और साथ ही साथ में हम ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिसमें कि वो लोग जो कि वायलेट करते हैं डिसिप्लिन को, कलेक्टिवली हम जो है तो उसकी सोर्स को पकड़ेंगे और उनको हम पनिश करेंगे। बिकॉज देखें, ये तो आप अपनी जान से नहीं खेल रहे, आप दूसरों की जानों से खेल रहे हैं, तो हम ये नहीं वो करेंगे बर्दाश्त। और ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है आदिल, ये कोई दुनिया के पास किसी के पास इसीलिए इसके इलाज तक नहीं है कि कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कितने मैसिव लेवल पे। आप तो शुक्र करें कि जो हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह के हमारे हम लोग हैं, फिर भी इसमें वो नहीं है। एक बड़ा पुरअमन सी सिचुएशन है, लोगों के हाथ में है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। बारिश होती है, आप छतरी लेते हैं, छतरी नहीं लेंगे गीले हो जाएंगे। इसमें अगर एहतियात करेंगे तो आपकी कारोबार भी चलता रहेगा और सेहत भी आपकी महफूज रहेगी। ये तो सिंपल सी बात है कि केयर इज बेटर देन क्योर। लोग एहतियात करें और अपना भी वो मेहरबानी करें, अपने घर वालों पे भी मेहरबानी करें। ठीक, और हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और आगे कर रही है और इससे ज्यादा और भी करेगी। सेनेटर शिबली फराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मुख्तसर सी बात करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा के केस की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से सदारती रेफरेंस के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त पर तेजी से कार्रवाई का आगाज हो चुका है, जिसमें विफाक की जानिब से अब बैरिस्टर फरोग नसीम बतौर वजीर कानून मुस्ताफ़ी होने के बाद विफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और 2 दिन की समाअत के दौरान अदलिया से मुतालिक इस अहम केस में सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालात के जवाब में अब तक 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच को इस तरह लग रहा है कि वो मुतमईन करने में फिलहाल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज केस की समाअत के दौरान अदालत ने बैरिस्टर फरोग नसीम से केस से मुतालिक 4 सवालात पूछे, जिनमें ARU एसेट रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ मालूमात हासिल करने के तरीक़ेकार के बारे में सवालात किए गए थे, जिसके बाद आज एक बार फिर फरोग नसीम को नए सवालात का सामना करना पड़ा।
लेकिन अदालत को गुज़श्ता दिन के सवालों के जवाब देने की बजाय उन्होंने अदालत से जवाब देने के लिए मजीद वक्त तलब कर लिया है। आपको ये याद दिलाते चले कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भेजे गए सदारती रेफरेंस में इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि उन्होंने अपनी अहलिया और बच्चों के नाम पर बैरून मुल्क प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन इसे जाहिर नहीं किया, लिहाजा वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए, जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में बदनीयती पर मबनी करार देते हुए चैलेंज किया। इस दरख्वास्त पर अब तक तवील समातें हो चुकी हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान इस केस में पहले विफाक की नुमाइंदगी कर रहे थे। उनके मुस्ताफी होने के बाद नए अटॉर्नी जनरल ने मज़कूरा मामले में हुकूमत की नुमाइंदगी करने से इनकार कर दिया था और अब बैरिस्टर फरोग नसीम अदालत के सामने विफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो मुस्ताफी हो चुके हैं बतौर वज़ीर कानून। आज इस मामले की दोबारा समाअत शुरू हुई तो बेंच और फरोग नसीम के दरमियान एक सख्त और दिलचस्प मुकालमा हुआ, वो आपके सामने पेश करते हैं। फरोग नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ अब्दुल वहीद डोगर ने 10 अप्रैल 2019 को शिकायत भिजवाई, जिसके बाद 8 मई को अब्दुल वहीद डोगर नामी सहाफ़ी ने एसेट रिकवरी यूनिट को लंदन की जायदादों से मुतालिक ख़त के जरिए आगाह किया और उनकी कीमत खरीद जो है और मार्केट वैल्यू है उसके बारे में भी आगाह किया। बेंच के रुकन मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैरिस्टर फरोग नसीम से यहाँ पर सवाल किया कि वहीद डोगर की शिकायत पर इंक्वायरी की तहकीकात की इजाजत किसने दी और एसेट रिकवरी यूनिट ने शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज कैसे कर दिया। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि अदालत के तमाम सवालात के जवाब उनके पास हैं, अदालत को वो सब बताएंगे। फरोग नसीम के मुताबिक 1988 के बाद बरतानिया में जायदाद का तमाम रिकॉर्ड ओपन किया जा चुका है, जबकि एसेट रिकवरी यूनिट को कानून की मदद भी हासिल है। बेंच के सरबराह मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अब आप मनी ट्रेल की बात करते हैं, बज़ाहिर ये तो टैक्स की अदायगी का मामला है। इस मुकदमे में जस्टिस काजी फाइज ईसा पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। इल्ज़ाम ये है कि लंदन की जायदाद उन्होंने ज़ाहिर नहीं की जो ज़ाहिर करनी चाहिए थी। इस पर फरोग नसीम ने जवाब दिया कि अदालत की बात बिल्कुल ठीक है, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बच्चों और अहलिया ने भी लंदन की जायदाद जाहिर नहीं की। मुअज़्ज़िज़ जज की अहलिया ने 2014 में अपनी आमदन जो है वो सिर्फ 2285 रुपए जाहिर की, जबकि उनके बच्चे 2011 और 2013 में तालीम से फारिग तहसील हुए। तो फिर उन्होंने इतनी महंगी जायदादें कैसी खरीदी जबकि उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। फरोग नसीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि बिलाशुबा काजी खानदान अमीर है, लेकिन उनकी जानिब से ज़रई ज़मीन पर टैक्स भी जाहिर नहीं किया गया। इस मौके पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने सवाल किया कि FBI ने इस मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की, तो फरोग नसीम ने जवाब दिया कि FBI ने खौफ की वजह से टैक्स के मामले पर जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जस्टिस मकबूल बाकिर ने सवाल किया कि FBI हुकाम कार्रवाई नहीं करते तो क्या सदर मुमलिकत कानूनी कार्रवाई को बाईपास कर सकते हैं। फरोग नसीम ने इस मौके पर जवाब दिया कि FBI हुकाम को खौफ था कि जज के खिलाफ कार्रवाई की गई तो उन्हें कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि यह जहन में रखें कि मुकदमे के हवाले से हर एक चीज का जायजा लिया जाएगा, किसी नुक्ते को बगैर जायजा लिए नहीं छोड़ा जाएगा। यह भी देखना है अदालत को कि अहलिया और बच्चे दरख्वास्त गुजार के ज़ेरे किफालत थे या नहीं। इस सारे मामले में किसी चीज को शॉर्टकट नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यहां पर सवाल किया कि वहीद डोगर को जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम का पता कैसे चला। मिस्टर जस्टिस सजाद अली शाह ने यहां पर रिमार्क्स दिए कि वहीद डोगर को तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम की स्पेलिंग तक नहीं आती, तो जब नाम की स्पेलिंग ही दुरुस्त नहीं होगी तो वेबसाइट पर कैसे सर्च हो सकता है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने यहां पर सवाल किया कि वहीद डोगर किस मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, उनका माजी क्या है, उनकी दरख्वास्त पर बड़ी तेजी से काम का आगाज कर दिया गया, क्या वहीद डोगर को गैब से मालूमात मिलती थी। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि इस मुल्क में बहुत से काम गैब से ही होते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमने यहां देखा है कि गैर मुल्की जायदाद को ट्रस्ट के जरिए भी छुपाया गया, लेकिन इस केस में तो जायदाद उनके नाम पर है। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दिखा दें। मेरा एक सतर का जवाब है कि मनी लॉन्ड्रिंग संगीन जुर्म है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल किया कि अगर पैसे बैंकों के जरिए गए हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग की तारीफ क्या होगी, क्या FBI का गैर मुल्की जायदाद जाहिर करने का कोई कानून नहीं है। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि जज के बच्चे टैक्स इस्तिस्ना का फायदा नहीं उठा सकते, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने सवाल किया कि क्या यह टैक्स चोरी का मुकदमा है। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि जुडिशल काउंसिल के सामने जज का मुकदमा है। भारत में जज की अहलिया और बच्चों के नाम असासे थे, तहकीकात शुरू हुई तो जज ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यहां पर रिमार्क्स दिए कि भारत के कानून को छोड़ें, पाकिस्तान के कानून की बात करें। क्या पाकिस्तान के कानून में जज पर जायदाद जाहिर करने की पाबंदी नहीं है, जिस पर
फरूक नसीम ने जवाब दिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने इल्जामात का जवाब देने की बजाय आज़ाद अदलिया के पीछे छुपने का सहारा लिया। इस मौके पर जस्टिस सैयद अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि यह मुनासिब नहीं होगा कि रेफरेंस की कार्रवाई को ज़ेर बहस लाएं। उन्होंने सवाल किया कि सदर मुमलिकत ने जब रेफरेंस का फैसला किया तो उनके पास क्या मालूमात थी। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत ने रेफरेंस के हवाले से मालूमात खुद हासिल नहीं की। इस मौके पर बैरिस्टर फरूक नसीम ने इस्तदा की कि जस्टिस काजी फायज ईसा मनी ट्रेल दे दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या कानून के तहत जज मनी ट्रेल देने के पाबंद हैं। फरूक नसीम को मुखातिब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आप सवाल पर आते नहीं हैं और कानून भी नहीं दिखा रहे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस मौके पर अहम रिमार्क्स दिए कि कानून दिखा दें जिसके तहत जज को अपनी और अपने खानदान के अफराद की जायदाद को जाहिर करना जरूरी है। सेक्शन 5 के तहत जज के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि वो गैर मुल्की जायदाद को जाहिर करे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यहां पर रिमार्क्स दिए कि मेरे जहन में एक बात खटक रही है कि टैक्स कानून का आर्टिकल 116 ज़ेर कफालत की बात करता है। किसी के खिलाफ मुनासिब मवाद की मौजूदगी को कानून से साबित करना होता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस की बदनीयती और एसेट रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत पर सवाल पूछे गए। अगर सदारती रेफरेंस में नुक्स है तो काउंसिल सोमोटो कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या जुडिशल काउंसिल सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई की पाबंद है। फर्ज कर लें ये कमजोर रेफरेंस है जिसके पसे पर्दा मकासद हैं, तो क्या काउंसिल ऐसे रेफरेंस पर कार्रवाई करने की पाबंद है? क्या काउंसिल रेफरेंस में कमी या कोताही नजरअंदाज करके कार्रवाई कर सकती है? इस मौके पर मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक नुक्ता उठाया कि एसेट रिकवरी यूनिट ने अब तक कितनी अवामी शिकायत पर अवामी ओहदा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत को आज की समाअत के दौरान उठाए जाने वाले तमाम सवालात पर तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे नाज़रीन। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।